अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में 3 बड़े केसेस की समाअत हुई है। ऐसे केसेस की समाअत हुई है जिनके फैसले इलेक्शन से पहले गहरे सियासी असरात मुरतब कर सकते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के केस से मुतालिक समाअत हुई है और कुछ दिनों के अंदर ही अदालत ये फैसला करने जा रही है कि 62(1)(f) के तहत नाअहल होने वाला शख्स ताहयात नाअहल होगा या उसकी नाअहली 5 साल के लिए होगी। और तवक्को है कि अदालत इस इबहम को भी दूर करेगी कि ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला बरकरार रहेगा या नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम बरकरार रहेंगी जिसमें नाअहली की मुद्दत को 5 साल तक महदूद कर दिया गया था। और इस केस के फैसले से बड़ी सियासी जमातों की लीडरशिप पर अहम सियासी असरात मुरतब होंगे। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के सियासी करियर के हवाले से मौजूद इबहम भी वाज़ेह हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ से दोबारा बल्ले का निशान वापस लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है। इस हवाले से भी आज एक अहम पेशरफ सामने आई है और तहरीक इंसाफ के वकला को तलब कर लिया गया है और कल कोई फैसला आने का इम्कान है। यानी तहरीक इंसाफ इंतखाबात में बल्ले के निशान के साथ जाएगी या नहीं, इस हवाले से अब भी हतमी फैसला होना बाकी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी आज पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन के एक फैसले को मुअत्तल करने का जिक्र आया है। इसके अलावा आज एक और अहम केस की भी समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक एतजाज़ एहसन और दीगर की दरख्वास्तों पर आज समाअत की। और दिलचस्प बात यह है कि एतजाज़ एहसन की नुमाइंदगी तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने की और उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लापता होने और उनके दोबारा मंजर आम पर आने का मामला उठाया, जिस पर अदालत ने संजीदा सवालात उठाए कि यह मामला बिला तफरीक तमाम लापता अफराद के केस से मुतालिक है या ये सिर्फ एक पार्टी के लोगों का मामला है जिसका एतजाज़ एहसन की पटिशन में जिक्र है। समाअत के आगाज़ में चीफ जस्टिस ने वकील शुएब शाहीन से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी दरख्वास्त में जिन सियासतदानों का जिक्र किया गया है वो बाअसर लोग हैं, वो खुद भी अदालत आ सकते हैं और आपने उनका नाम दरख्वास्त में लिया है तो उन्हें फरीक क्यों नहीं बनाया, वो खुद अदालत से रुजू क्यों नहीं कर रहे। मामले को सियासी ना बनाएं। अगर लापता अफराद का बिला तफरीक हकीकी मसला है तो हम आपके केस को सुनेंगे। If you are saying is Mr. Sheikh Rashid one of the underprivileged persons who does not have a voice, Mr. Sheikh Rashid may tomorrow say, I have no grievance. Who is Mr. Shoaib Shaheen to take my name in court? Have you made him a party? No, my lord. If you're going to plead someone else's case, either you array him as a petitioner or array him as a respondent. Has Mr. Sheikh Rashid ever been a minister? Yes, sir. Right. How many times? खाली 7-8 मरतबा आई थिंक। ये मासूम लोगों में इनको आप कैटेगराइज करेंगे, आप जरा सोचिए ना। Who is Mr. Farooq Habib, the next name? He was a political activist. He belonged to at that time to the PTI, but thereafter he left. Who's Mr. Sadaqat Ali Abbasi? He was also a political activist. In which belonged party? to the PTI. Then अब now change. आपकी ये रंजिश है कि ये आपकी पार्टी छोड़ गए? No, my lord. ये कौन है उस्मान डार साहब? उस्मान डार भी, my lord, he was also a political activist belonging to किस PTI. पार्टी? हाँ? PTI. Then क्या आप किस पार्टी में? At that time, no, left PTI, but not तो हम क्या उनको कहेंगे वापस पीटीआई में शामिल हो जाओ? No reason, my lord. अभी तक जो आपने बातें की हैं सारी आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी की बातें की हैं, ठीक है? मोहम्मद खान भट्टी जी, ये कौन है? ये पंजाब का ब्यूरोक्रेट था सर। तो आपको इनसे क्या ताल्लुक है? सर हम नहीं, ये लोग मिसिंग हैं अभी। नहीं, अब पेश कर दिए गए। तो फिर आपकी पिटीशन खत्म हो गई? नहीं सर, टू दैट एक्सटेंट मैंने ये कहा है कि किन हालात में इनको उठाया गया, किन हालात में अपीयर कराया गया। एक सेकेंड ठहरिए ना। स्टेट एजेंसी या तो आप एतजाज एहसन साहब के सामने उठाया गया हो तो वो कह सकते हैं हाँ मुझे पता है, या जो उठाया गया शख्स वो खुदा के कहे कि मुझे मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ये ज्यादती हुई, तो हम उसको सुन लेंगे। बिल्कुल ठीक। आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं ये बताते हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, ये आपने सारे उनके तो किसी का आपने जिक्र नहीं किया इसमें। आपने एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी का जब आप एक जिक्र करते हैं ना तो फिर सवालात भी उठेंगे। देखिए अब 184 में अब आप आए हैं मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आप इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे हम आपको बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। इतने नाम लिए हैं उनकी वाबस्तगी, आपने कहा वो हमारी पार्टी छोड़ गए। भाई अब इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वो अंग्रेजी में कहावत है, आप उर्दू में पता नहीं कैसे कहेंगे, इफ यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन यू शुड नॉट बी इन द किचन। आप तो कह रहे हैं लोग घर आ गए, असर रसूख वाले लोग हैं, इनकी कोई है ग्रीवेंस, बाय ऑल मीन्स आइए, अदालतों के दरवाजे खुले हुए हैं।
ये बातें नहीं है कि आप जाके बस इसको एक अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें चीज़ों को। जेन्युइन बातें हैं, आपने इन सब को किया और बीच में आपने कहीं जाकर के मिसिंग पर्सन की बात कर दी है। आपकी पिटिशन में सियासत झलक रही है, क्योंकि आपने देखिए कुछ लोगों का जिक्र किया है और कुछ लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। ठीक है, तो वो अगर इसको सियासी ना बनाए। अब जी सर, सियासी नहीं होगी तो ये आपने जो नाम लिखे हैं वो लोग माशाल्लाह अच्छे असर रसूख वाले लोग हैं। अगर उनके मसले वो खुद आ जाएंगे हमारे पास। आप उनके कंधे पे बंदूक ना इस्तेमाल करें उनका कंधा। आपका जेन्युइन इशू है मिसिंग पर्सन का, वील अटेंड टू इट। लॉ तो सबके लिए होना चाहिए, आइन तो सबके लिए बराबर। तो फिर आप फिर फेयर नहीं हुए ना, आपने सिर्फ कुछ लोगों का जिक्र किया और कुछ लोगों का नहीं किया। इसके अलावा एतजाज एहसन की दरख्वास्त में सहाफ़ी इमरान रियाज के लापता होने का भी जिक्र किया गया है। और जब अदालत में सहाफ़ियों के लापता होने से मुतालिक बातचीत हुई तो चीफ जस्टिस ने शुएब शाहीन से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने तहरीक इंसाफ के दौर में लापता और तशद्दुद का निशाना बनने वाले सहाफ़ी मतीउल्लाह जान और असद तूर का जिक्र क्यों नहीं किया। साथ ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2021 में सहाफ़ियों की शिकायत से मुतालिक नोटिस का भी हवाला दिया और कहा कि मैं उस वक्त इस हवाले से काम करना चाह रहा था मगर मुझे काम करने नहीं दिया गया। उस वक्त आप क्यों नहीं आए? पिक एंड चूज क्यों किया जा रहा है? इसमें मेरी जो गुजारिश थी कि ये जर्नलिस्ट की भी आपने जिक्र किया पेज 11 पे। जी, इमरान रियाज का। ये कौन है? ये सर ही वाज ए जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन भी रहा है। इन्होंने कहा क्या कि ये इमरान रियाज साहब ने? इमरान रियाज का तो बस वो जो आया कि जी मैं सेफली वापस पहुंच गया हूँ। He could not speak for many months, for some weeks properly. अब बोल सकता है। इमरान रियाज साहब असर रसूख वाले शख्स हैं या नहीं है? वो तो मैं मानता हूँ कि है। अच्छा, आप शायद इस कमरे अदालत में शायद 2 असर और रसूख वाले जर्नलिस्ट शायद ना हो, उनका आपने जिक्र क्यों नहीं किया? मेरे प्रोबेबली नॉलेज में उस वक्त नहीं होगा। नॉलेज में एक का नाम है मतीउल्लाह जान। जी, वो उस वक्त आए थे, वापस आ हुए थे या नहीं हुए थे? जी बिल्कुल हुए थे। किसकी हुकूमत थी? हुकूमत प्रोबेबली पीटीआई की थी। उनका जिक्र क्यों नहीं किया आपने अपनी पिटीशन में? इसलिए नहीं किया कि सर वो चूंकि उस वक्त उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं नहीं सर, वो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं तफरीह पे गया हुआ था कहीं। नहीं सर, कोर्ट इंटरवेंशन पे आफ्टर 1 डे ही वाज रिकवर्ड। आपने जिक्र क्यों नहीं किया उनका? सर जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो आज का लाइव इशू नहीं है। आज के जो लाइव इशू है मैंने उनको जिक्र किया। लाइव इशू आपने बनाया है वो भी तो सर उनको भी सर फरमा दे जो कमीशन बने। और भी जर्नलिस्ट हैं, पता नहीं वो हैं या नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहे। उनको भी कुछ मारपीट हुई थी उनकी। जी, असद तूर की हुई थी मेरे नॉलेज में। उनका जिक्र क्यों नहीं किया आपने अपनी पिटीशन? सर क्वेश्चन ये है कि वो चीजें थी ऐसे ना देखिए, अगर आपने इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करना नहीं, देखिए ना ऐसे बात ना करें। ये दोनों जर्नलिस्ट से आपने बात की उस जमाने में की थी, आज असद तूर से नहीं है, मतीउल्लाह जान से उस वक्त, बल्कि मैं केस में पेश हुआ था उस वक्त। केस में पेश हुए थे तो जिक्र इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? सर इसलिए नहीं किया कि आज के जो लाइव इशू थे तो 2023 के मैंने उनको टेकअप किया। और अगर माय लॉर्ड कमिश्नर बनाएंगे, आई कंसेंट बिफोर योर लॉर्डशिप के उनका नाम भी ऐड कर देंगे कि किसने उठाया, क्यों उठाया, कैसे रीअपीयर हुए, कौन कौन लोग उसमें मुलविस हैं। एवरीवन शुड बी। शुएब शाहीन साहब, आप उन लोगों के नाम ले रहे हैं जो कि आकर के खड़े होकर ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे फलां ने उठाया या गलत तरीके से उठाया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से चला गया। हो सकता है दबाव में बैत कर रहे हैं, हो सकता है, मगर अब वो 2 जर्नलिस्ट जिनके नाम आपने फिर रिलक्टेंटली ले लिए हैं अदालत में, वो तो ये नहीं कह, सुन तो ले, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नॉर्दर्न एरियाज गया हुआ था या मुझे किसी ने आके घर में पिटाई नहीं की। वो तो अपनी बात पे कायम है ना सर। दे शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। ठहरिए ना सर। वंस यू पिक एंड चूज, देन we ask you a question कि why are you picking and choosing? जर्नलिस्ट का केस आया सुप्रीम कोर्ट में। So happened I was one of the members of that bench and we took notice, and whose government it was, and proceeded against us that a judge cannot take notice. Do you remember that? उस वक्त तो आपने कोई बात नहीं की, आप खड़े होके नहीं आए मतीउल्लाह जान के साथ या असद अली तूर के साथ कि जी क्यों नहीं खड़े हुए उन लोगों। मैं तो उस वक्त देखिए, अगर एक जुल्म को आप नजरअंदाज करेंगे ना तो फिर और होते जाएंगे। इससे पहले कि कुछ हो सके हमने अपनी तरफ से काम किया, वो काम चलने नहीं दिया गया। आज अगर आप कहें कि मैं कोई तफरीक नहीं कर रहा हूं किसी में, बहुत अच्छी बात है,
मगर फिर अगर आप तफरीक नहीं कर रहे होते तो बराए करम उन जर्नलिस्ट का भी नाम लिख देते जो मौजूद हैं कमरा अदालत में, जिन्होंने ये नहीं आज तक अपनी स्टेटमेंट से हटे नहीं कि हमें किडनैप नहीं किया गया या हमें मारपीट नहीं की गई। तो फिर आपकी पिटिशन में थोड़ा वजन बढ़ता कि आप अक्रॉस द बोर्ड कह रहे हैं कि ये अच्छा हमारे बंदे को उठाएं तो गलत है, वो दूसरे को उठाएं तो सही है, ये ना करें। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने सहाफ़ियों की दरख्वास्त से मुतालिक जिस वाक़े का जिक्र किया था वो वही वाक़या है जिसने जस्टिस काजी फायद ईसा को साइड लाइन करने में अहम किरदार अदा किया था। अगस्त 2021 को तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब इस्लामाबाद में कुछ सहाफ़ी जस्टिस काजी फायद ईसा के पास एक शिकायत लेकर गए कि उन्हें हुकूमती इदारे हुकूमती ईमा पर हिरासा कर रहे हैं, उन पर मुकदमात बन रहे हैं, इसलिए नोटिस लिया जाए। तो फिर 20 अगस्त को जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने FIA पेमरा और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए और सहाफ़ियों की दरख्वास्त को आर्टिकल 184(3) के तहत रजिस्टर कराने के लिए हिदायत जारी कर दी और ये हिदायत भी जारी की कि अगली समात यानी 26 अगस्त 2021 को यही बेंच ये केस सुनेगा। मगर उस दिन एक और दिलचस्प पेशरफ भी हुई थी। 20 अगस्त 2021 को ही जस्टिस उमरता बंदियाल ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लिया था क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद बैरून मुल्क थे। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस उमरता बंदियाल से हल्फ लेने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद जस्टिस काजी फायद ईसा थे। लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल जैसे ही कायम मकाम चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने अगले ही दिन यानी 21 अगस्त 2021 को जस्टिस काजी फायद ईसा का 20 अगस्त 2021 को लिया गया सहाफ़ियों के लिए अज खुद नोटिस मुअत्तल कर दिया और इस पूरे मामले पर एक लार्जर बेंच बना दिया। इस लार्जर बेंच में खुद उस वक्त के कायम मकाम चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हो गए। यानी मुस्तकबिल के 3 चीफ जस्टिस उस बेंच का हिस्सा थे। और फिर उस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के सूमोटो इख्तियारात से मुताल्लिक समात करके जस्टिस काजी फायद ईसा के उसको नोटिस को गलत करार दे दिया और सूमोटो के इख्तियारात चीफ जस्टिस तक महदूद कर दिए और सूमोटो इख्तियारात और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास रखा गया। उन्हें मास्टर ऑफ द रोस्टर का करार दिया गया। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट 2 धड़ों में तकसीम हो गई और फिर नून लीग की हुकूमत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को दीगर जजेस में तकसीम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून लाई और फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने उस कानून को भी मुअत्तल कर दिया और बाद में चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून को बहाल कर दिया। यूं जस्टिस उमरता बंदियाल के दौर में तहरीक इंसाफ के दौर में सहाफ़ियों की खुद को हिरासा करने की शिकायत अपनी जगह रह गई और अदालत का सारा इख्तियार चीफ जस्टिस की ज़ात तक मरकूज कर दिया गया और फिर जस्टिस काजी फायद ईसा को साइडलाइन कर दिया गया और अहम बेंचेस का हिस्सा भी नहीं बनाया गया। सिर्फ यही नहीं, चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायद ईसा ने आसमात के दौरान जिन 2 सहाफ़ियों यानी मतीउल्लाह जान और असद तूर का जिक्र किया, उन पर तहरीक इंसाफ के दौर में तशद्दुद हुआ। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को 21 जुलाई 2020 को दिन दिहाड़े इस्लामाबाद के G6 सेक्टर से अगवा कर लिया गया और फिर 12 घंटे बाद उनकी बाजियाबी हुई। इसी तरह 25 मई 2021 को सहाफ़ी असद तूर को उनके घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में जब सहाफ़ियों पर हमले हो रहे थे तो उस वक्त बजाय मजम्मत करने या एक्शन लेने के इन सहाफ़ियों पर ही तनकीद शुरू कर दी गई, इनकी ट्रोलिंग की गई, उनकी जानिबदारी और साख पर सवालात उठाए गए। बल्कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रोल्स ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़यात पर भी सवालात उठा दिए, लेकिन इस हवाले से कोई तहकीकात नहीं की गई। और बाद में जनरल बाजवा ने यह तस्लीम भी कर लिया कि मतीउल्लाह जान को ISI ने ही अगवा किया था। मार्च 2023 में पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इतराफ़ किया कि सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को खुफिया एजेंसी ISI ने अगवा किया था और जनरल बाजवा ने यह एतराफ़ सहाफ़ी शाहिद मेतला को एक इंटरव्यू देते हुए किया। सहाफ़ी शाहिद मेतला के मुताबिक जनरल बाजवा ने बताया था कि मतीउल्लाह जान को एजेंसी ने भोंडे तरीके से उठाया और उन्होंने जनरल फैज़ को इस पर डांटा भी था। जनरल बाजवा ने मजीद कहा था कि मतीउल्लाह जान को उनकी मुदाखलत पर छोड़ा गया और अफसार आलम को गोली भी उनके कहने पर नहीं मारी गई थी। मगर उस वक्त तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे और तहरीक इंसाफ इन गुमशुदगियों और तशद्दुद का नित नए तरीक़ों से दिफा करती रही और सहाफ़ियों की साख पर सवालात उठाती रही। आम बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एतजाज़ एहसन की दरख्वास्त पर कुछ बुनियादी सवालात भी उठाए और कहा कि इस्लामाबाद में एहतजाज पर बैठे बलोच मुजाहिरीन का जिक्र क्यों नहीं किया गया। साथ ही चीफ जस्टिस ने इस मामले पर आमना मसूद जंजुआ को सुनने का हुक्म देते हुए कहा कि वो इस मामले में बिला तफरीक बात करती हैं। ताज्जुब ये हो रहा है कि जो अभी कोई इधर हुआ था, कोई सिट इन हुआ था जी, उसकी तो आपने जिक्र किया ही अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। अभी इनसे वो उसका आपने पूरी पिटीशन में जिक्र ही नहीं किया। नहीं सर, वो हुए हैं, ये जो पुराने बलोच स्टूडेंट्स के साथ हुआ था उनका मैंने रेफरेंस दिया है। जो आज बैठे हुए हैं ये पुरानी पिटीशन है मेरा तो एक नई फाइल कर देते।
इसके अलावा समाअत के दौरान मिसिंग पर्सन कमीशन के सरबराह जस्टिस जावेद इकबाल के किरदार पर भी बात हुई और चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि तहरीक इंसाफ को शिकायत हैं तो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जस्टिस जावेद इकबाल को ओहदे से क्यों नहीं हटाया। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब मौजूद हैं, जिनका समाअत में जिक्र भी हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक साहब, कल भी हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि किस तरीके से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से। आज की समाअत के बाद भी निशाना बनाया जा रहा है। पहले मतीउल्लाह जान साहब आपसे ज़ाहिर आपका जिक्र भी हुआ, आज की समाअत हुई, एतराज़ात के बावजूद उन्हें दूर करके चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने पटिशन को टेकअप किया। टेकअप करने के बाद भी बहुत सारे एतराज़ात थे मगर मुस्तरद नहीं किया। समाअत अब कल भी होगी, उसके बावजूद आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टेटमेंट्स को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोट करके किस तरीके से उन पर तनकीद और ट्रोलिंग की जा रही है। तहरीक इंसाफ अभी मुतमईन नहीं नजर आ रही है। किस तरीके से देख रहे हैं आप आज की समाअत को? शाहज़ेब, मुझे लग रहा है कि एक दफ़ा पुराने जो बिछड़े हुए दोस्त थे वो दोबारा मिल गए हैं और किसी हद तक जो ट्रेंड और तरबियत याफ्ता ट्रोल्स थे पीटीआई के, वो एक बार फिर उनको पुराने उनके दोस्त मिल गए हैं और दोनों इस वक्त ख़तरे में ख़ुद को महसूस करते हैं। और जिस तरीके से आज इमरान खान के दौर को याद किया गया, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के वक्त को हवाला दिया गया और जिस तरीके से पीटीआई के इन लोगों के हवाले से जेन्युइन क्वेश्चंस रेज़ किए गए चीफ जस्टिस की तरफ से, तो लगता ये है कि ये मामला जो है एक बार फिर पुरानी इस्टेब्लिशमेंट और पुरानी पीटीआई की तरफ ही जाएगा। तो इसीलिए हम सोशल मीडिया के ऊपर ये रद्द-ए-अमल देख रहे हैं। हालांकि पीटीआई की जो दरख्वास्त थी या बैरिस्टर एतजाज़ अहसन की दरख्वास्त कहें वो भी गलत ना होगा, उसको मुस्तरद नहीं किया गया, खारिज नहीं किया गया, एतराज़ात दूर किए गए और अब उसको बाकायदा उन इशूज़ पे बात होगी। मगर इसके बावजूद भी जिस किस्म की ट्रोलिंग और सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उससे तो ये लगता है कि पीटीआई के अंदर अभी भी कुछ अनासर ऐसे हैं जो पुराने वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अनासर के साथ राब्ते में हैं और वो दोनों इस केस से ख़तरा महसूस करते हैं, क्योंकि ये केस अगर मंतकी अंजाम तक पहुँचता है तो डेफिनेटली पीटीआई के दौर में जिस किस्म के वाक़यात सहाफ़ियों के साथ होते रहे, आम लोगों और शहरियों के साथ होते रहे, उसका निशाना फिर ख़ुद पीटीआई की क़यादत भी बन सकती है और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी बन सकती है। तो मेरे ख़्याल में ये जो सोशल मीडिया की ट्रोलिंग है ये उसको प्रीएम्प्ट करने की एक कोशिश है और एक दबाव बढ़ाने की कोशिश है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पे, ये भूलते हुए कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऐसे हैं कि वो इस किस्म के हालात से पहले भी गुजर चुके हैं और अब तो वो किसी के टहरे में नहीं बल्कि चीफ जस्टिस और एक काजी की कुर्सी पे विराजमान हैं। मतलब तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बाकायदा जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो बहुत सारी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें लेकर, जैसे अगर काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि जी जो पीटीआई छोड़ गए क्या अब उन्हें कहीं वापस आ जाएं, जो हीट ऑफ द मूवमेंट नहीं बर्दाश्त कर सके, अगर वो इस वक्त आज़ाद हैं तो वो खुद क्यों नहीं आ जाते, पटिशनर बन जाते। अब इसमें से सिर्फ जो किचन की हीट वाला कॉमेंट है उसको निकाल कर हम देख रहे हैं कि ट्वीट्स पर ट्वीट्स हो रहे हैं, ट्रोलिंग हो रही है। साथ में ये भी बताइएगा कि एक जो स्टेटमेंट था उनका, ज़ाहिर किसी के बारे में ये पूछना, जब जजेस पूछते हैं कि ये कौन है, तो क्या ये उनकी लाइल्मी जाहिर करता है क्योंकि आप बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान साहब, या ये जाहिर करता है और जजेस आमतौर पर ये करते हैं ये पूछने के लिए और ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए कि किसका जिक्र हो रहा है? देखिए, अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ये कह देते कि हाँ मैं इमरान रियाज को जानता हूँ अच्छी तरह और मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं उसके व्लॉग सुनता हूँ, मैं उसका शायद विक्टिम भी रहा हूँ, तो फिर उसके बाद वो केस तो नहीं सुन सकते थे। कोई भी जज अगर आपकी थोड़ी सी भी शनासाई हो तो खुली अदालत के अंदर उसने अदलिया का एक वक़ार और डेकोरम रखना होता है। ये बड़ी ही एक रवायती किस्म का एक प्रोसीजर है कि हर जज जो है हर वकील से भी ये कहता है कि जी आप अपना तारफ़ कराएँ, आपके क्लाइंट कौन हैं। इसी अदालत में बहुत बड़े वज़ीर-ए-आज़म भी पेश होते रहे हैं और जजेस इसी तरह सवाल जवाब करते रहे हैं जैसा आज वो कर रहे थे कि इमरान रियाज कौन है। तो इससे कोई ये मतलब नहीं है कि वो इमरान रियाज को जानते नहीं हैं, बहुत से जजेस नाम से भी जानते हैं। मगर मैं भी जब रोस्टम पे गया था तो मुझसे भी कहा गया आप कौन हैं, तो इसमें ये कहना कि शायद उन्होंने बिल्कुल लातल्की का इज़हार किया है या नापसंदीदगी का इज़हार किया है, ये बहुत ही गलत मानी इस तमाम अदालती कार्रवाई को पहनाने के मुतरादिफ होगा। अस्सलाम साहब, आप भी बताइएगा, अगर आप सीनियर सहाफ़ी हैं, दीगर जो लोग थे चाहे वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स क्यों ना हो, उनके हवाले से भी जज साहिबान यही पूछ रहे थे, चीफ जस्टिस भी पूछ रहे थे कि ये कौन है आपकी पटिशन में, ये कौन है, ये कौन है। इसके अलावा जो दीगर मामलात हुए, आप ही ने बताया था कि जो अच्छी बातें होती हैं, जो रिलीफ मिलता है जैसे काजी फ़ाइज़ साहब की अदालत से या उनके होते हुए सुप्रीम कोर्ट से, उस पर खामोश हो जाती है तहरीक इंसाफ और उन पर एक प्रेशर डालने के लिए ट्रोलिंग कर रही है जो उन्होंने 6 साल में तरीक़ाकार है। आज भी क्या वही देख रहे हैं आप जिसकी कल बात कर रहे थे? देखें शाहज़ेब साहब, जो पीटीआई का हम तर्ज़ सियासत देख रहे हैं
कि उन्होंने अदालतों को इस्तेमाल किया अपने मुखालफिन के, चाहे नून लीग के। अब वो उनकी बड़ी ख्वाहिश है PTI की कि हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से चल रही है और जस्टिस काजी फैसा जो है वो आगे हमारी तरफ से लड़ें एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और अपनी तरफ से कोई मटेरियल नहीं देना, कोई एफिडेविट किसी लीडर, अगर आप बताएं PTI का आदमी कोई भी है, वो उनको चाहिए था एतजाज़ अहसन साहब को अपनी पटिशन के साथ, वो लोग जिनका जिक्र था वो अब बाजियाब अगर हो गए तो उनको जो है वो एफिडेविट देने चाहिए थे कि जी हमें एजेंसीज ने उठाया। अब जब आप मटेरियल भी नहीं दे रहे और ख्वाहिश आपकी ये है कि जस्टिस काजी फैसा हमारी लड़ाई लड़ें और साथ ही आप ट्रोलिंग करें और दिन रात और उनको टारगेट करें, जब अभी उन्होंने ओहदा संभाला ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट चल रहा था जिसका PTI के कोई डायरेक्टली कोई उसके साथ नहीं मामला था, लेकिन हमने देखा कि उस दिन से जस्टिस काजी फैसा को टारगेट किया जा रहा है और वो लोग जो मुक़्तदर हलकों को क्वेश्चन नहीं कर सकते वो उनकी जो है वो सिर्फ जो है वो हम देख रहे हैं कि रोज़ जो है वो जस्टिस काजी फैसा पे सवालात और उनको तदीक अमीर जुमले जो है वो उनके हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी अब आज बज़ाहिर ये लगा है कि एक्सपोज हो गई है। जिस तरीके से जस्टिस काजी फैसा ने ये पटिशन में जो देखा कि आप वाज़े था, हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये एक प्रॉक्सी पटिशन है, गो के बड़ा नाम है चौधरी एतजाज़ अहसन साहब का, लेकिन वाज़े था कि ये PTI के लिए रिलीफ के लिए पटिशन डाली गई है। हालांकि बलोच मिसिंग पर्सन का जिक्र है लेकिन इस तरह फोकस था वो PTI थी, लेकिन जब आज कहा गया कि उनके हवाले से मटेरियल दें तो मटेरियल नहीं था। तो ये हम देख रहे हैं कि माजी में जब उमर रज़ा बंदयाल या साकिब निसार का दौर था उस वक्त तो इस किस्म की पटिशन आती थी, एंटरटेन भी हो जाती थी, उनके मुखालफिन को टफ टाइम भी मिलता था, PTI को रिलीफ भी मिल जाता था। और उसकी वजह ये थी कि उनकी ट्रोलिंग इतनी ज़बरदस्त और सोशल मीडिया पे जो कंपेन होती थी जजेस भी इन्फ्लुएंस हो जाते थे। और अब बज़ाहिर आपने देखा होगा हफ्ता डेढ़ पहले कुछ इसी तरह कुछ हो भी गया मामला और उसका बड़ा फ़ायदा भी हुआ। लेकिन जब फ़ायदा होता है तो बजाय इसके कि वो जजेस को कोई अप्रिशिएट करें वो उस तरह नहीं है, लेकिन उनका ये है कि जी बार एक जो है वो ट्रोल करके जजेस को प्रेशर में डाल के फ़ायदा ले। मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फैसा पे ये स्ट्रेटजी करामत नहीं हो रही और ये 3 महीने से जो है ये देखा जा रहा है। और PTI को भी चाहिए कि अपनी जो तर्ज सियासत है, स्ट्रेटजी है, उस पर नज़रसानी करे और अगर उनके इस्टेब्लिशमेंट से मामलात हैं एक तो डायरेक्टली डील करे। 9 मई पे जो आपका मौक़िफ़ है और इस्टेब्लिशमेंट का है उसमें रिकनसाइल करे, बजाय इसके कि आप उसको लंदन प्लान करें और फिर कहें जस्टिस काजी फैसा में रेस्क्यू करें। तो इन हालात में किस हद तक अदालतें आपके साथ जाएंगी? मेरा ख्याल है अभी भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। फिर नून लीग को तो 2018 में सच नहीं मिला जिस तरह अभी भी हम देख रहे हैं कि PTI को कहीं ना कहीं कभी पेशावर हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, सब लोगों के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए। 3 फोरम हैं, कहीं ना कहीं अगर जेन्युइन मामलात होंगे तो सबको खुद PTI वाले कह रहे हैं कि हमारे 90% नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाएंगे और बल्ले का निशान पे भी उनको बड़ी उम्मीद है। लेकिन बात यह है कि ये जो तर्ज सियासत है, जो ये एक सोशल मीडिया पे स्ट्रेटजी और ख़ासकर मीडिया पर्सन को टारगेट करना, इसने नुकसान ही PTI को पहुँचाया है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फ़ायदा जो है वो अब होगा जो अब इस वक्त सूरत हाल चल रही है। मतलब साहब आप ये बताइएगा कि इस सारे मामले में ज़रा ये क्या आज पटिशन भी एक्सपोज हुई है जिसकी वजह से इतना रिएक्शन नज़र आ रहा है कि ट्रोलिंग हो रही है, तनकीद की जा रही है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो रिमार्क्स निकाले जा रहे हैं कि एतजाज़ अहसन साहब की जारी पटिशन थी, क्या ये एक्सपोज हुई है? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे भाई अब अगर ये लोग गुमशुदा भी हुए थे इस वक्त बाहर आ गए हैं, आप शेख रशीद साहब हैं, दीगर लोग हैं, उनको शामिल कीजिए, उनसे कहिए कि वो अदालत में आए या कोई साथी है वो अदालत में आए। तो ये क्या एक्सपोज हुआ है सारा मामला? देखिए डेफिनेटली जो पटिशन है और मैं समझता हूँ बैरिस्टर एतजाज़ अहसन ने कई अशरों की अपनी वकालत और अपनी साख को दाव पे लगाया है इस तरह की दरख्वास्त दायर करके, और जिन जिन लोगों के नाम दरख्वास्त में लिखे हुए थे वो लोग आज कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। होना तो ये चाहिए था कि ये मुद्दई जो है अगर सुस्त हैं और वकील चुस्त हैं तो फिर ये दरख्वास्त वापस ले लेनी चाहिए थी, मगर बैरिस्टर एतजाज़ अहसन ने ऐसा नहीं किया। ये जानते बूझते हुए भी कि अब ये दरख्वास्त जो है बेमायनी है, वो ये चाह रहे थे कि चीफ जस्टिस काजी फैसा और आइन की बालादस्ती और इंसानी हकूक़ पे यकीन रखने वाले जो दीगर जजेस हैं उनको एक इम्तहान में डाला जाए। मगर आज बेंच की तरफ से, जजेस की तरफ से जो सवालात उठे हैं उससे न सिर्फ ये कि बैरिस्टर
बैरिस्टर एतजाज़ एहसन की वकालत, सारी उम्र की वकालत और PTI की जो क्रेडिबिलिटी और जो साख है वो एक बहुत बड़े इम्तहान में पड़ गई है। ये वही PTI है शाहज़ेब खानज़ादा साहब। जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ था तो आप यकीन करें कि PTI का एक MNA या एक वज़ीर भी उसने टेलीफोन तक करना जो है गवारा नहीं किया था। और कई मौक़ों पे तो एक दफ़ा तो फवाद चौधरी ने यहाँ तक कह दिया कि मेरे पास आपका टेलीफोन नंबर ही नहीं था। और इस तरह की बातें तो मेरे ख्याल में अब ये शेख रशीद जो है मुझे जब मिले बतौर वज़ीर दाखिला मेरे साथ होने वाले वाक़े के बाद तो वो हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब मैं उन बातों को दोहरा नहीं सकता, मगर अफसोस होता है इन लोगों की अब हालत ज़ार को देख के। मैं तो अभी भी नहीं समझता कि शेख रशीद कोई बहुत बड़े मासूम हैं, क्योंकि वो जिस तरह का उनका किरदार पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में रहा है उसके बाद तो मैं कोई भी शख्स शायद उनकी मासूमियत या उनके चिल्ला काटने पर यकीन नहीं करता, क्योंकि ये चिल्ला कोई 40 दिन का उनका नहीं था। ये चिल्ला पिछले 25-30 साल से वो काट रहे हैं गेट नंबर 4 का। और अब की बार भी जो जिस किस्म के वो मासूम सूरत लेके आते हैं, मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ने दुरुस्त तौर पर यह सवाल उठाया कि क्या आप शेख रशीद को भी अब एक मासूम आदमी कहेंगे। तो ये PTI की साख भी इससे मुतासर हुई है। और PTI अच्छी तरह जानती है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है उसके बाद वो बुरी तरह बेनकाब हुई है। और बतौर सियासतदान, बतौर एक सियासी जमात PTI जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर सहाफ़ियों के साथ और सियासतदानों के साथ जो करती रही है, आज उसका वो माजी का किरदार भी और माजी का वो आईना भी जो है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा ने उनको दिखा दिया है। तो जब उनके पास कोई जवाब नहीं मिला तो अब सोशल मीडिया के ऊपर ये तमाम रद्द-ए-अमल और रिएक्शन, और मैं जैसे मैंने पहले कहा कि अब लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट और PTI किसी हद तक एक बार फिर वो ख़तरे की बू महसूस कर रहे हैं इस मिसिंग पर्सन केस में किसी किस्म के फैसले के हवाले से। और असलम साहब, क्या जिस किस्म की पटिशन थी ज़ाहिर है उसको एतराज़ात भी दूर किए, फिर टेकअप भी कर लिया, कल समाअत भी होगी। जंजुआ साहिबा को उन्होंने कहा कि वो सबकी बात करती हैं इसलिए उन्हें सुना जाएगा। क्या ये आज मुस्तरद भी हो सकती थी, उसके बावजूद चीफ जस्टिस ने टेकअप किया और मामले को आगे लेकर बढ़ रहे हैं? देखें, मिसिंग पर्सन का मामला तो पाकिस्तान में जेन्युइन है, ख़ासकर बलूच मिसिंग पर्सन का मामला। और ये बड़ा एक मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान का कर्ज है जस्टिस काजी फ़ाइज़ा पे, उन्हें वंस फॉर ऑल इस मामले का कोई ना कोई फ़ैसला देना होगा। लेकिन जो PTI का मामला है उन्होंने इसको पोलिटिसाइज़ किया और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि उनके जो जेन्युइन मैटर हैं वो भी जब वो इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज़ करते हैं तो वो भी दब जाते हैं। अब बल्ले के निशान वाला मामला जो है वो उसमें कोई भी जो है इलेक्शन कमीशन के फैसले को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से PTI का तर्ज सियासत है, जो जिस तरीके से वो कर रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि उस पर फिर जो है वो मसला बनेगा, क्योंकि माजी में जो जिस तरीके से ये करते रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो मामला इस वक्त अदालत में है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन और 8 फरवरी को कराना है। इसमें PTI के एक तरफ है, उस तरफ से भी चैलेंज है अदालत को, दूसरी तरफ से दूसरे भी कुछ स्टेक होल्डर हैं वो जो नहीं चाह रहे कि 8 फरवरी का इलेक्शन हो। तो अब देखना है कि इसको किस तरह अदालत जो है वो इस चैलेंज को मीट करती है, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो हम देख रहे हैं कि दबाव बढ़ रहा है। ये सिर्फ PTI की तरफ से नहीं बढ़ रहा, दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं कि चीज़ें ऐसी आ रही हैं सोशल मीडिया पे, कुछ जो है वो केयर हुकूमत है इनकी तरफ से कुछ बयानात आ रहे हैं, निज़ाम अदल पे क्वेश्चन हो रहे हैं। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने भी कहा कि कुछ लोग एक्टिव हैं जो इलेक्शन डिले करवाना चाह रहे हैं। तो ये जो है वो इस वक्त अदालत के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो इस पूरी सूरत हाल में कैसे जो है वो एक तरफ PTI को भी एक्सपोज करे और इलेक्शन भी 8 फरवरी को इनेकाद करे। जो उनकी मुखालिफ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, उनके भी अज़ाइम पूरे ना हो सके। मैं मुख्तसर एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो ज़्यादातर ट्रोलिंग होती है इसमें PTI समेत कुछ जमातों के ओहदेदार, पार्टी के बाकायदा ओहदेदार जिनके नाम फहरिस्तों की सूरत इलेक्शन कमीशन में भी जमा कराए जाते हैं, वो ओहदेदार पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो कुछ कर रहे हैं, तो उन ओहदेदारों को भी इलेक्शन कमीशन जवाबदेह बना सकता है सियासी जमातों के ज़रिए। और मेरे ख्याल में ऐसे ओहदेदारों के तमाम जो ट्वीट्स हैं या इस तरह के पैगामात हैं, तो मेरे ख्याल में उनके ऊपर सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन जवाबदेह बना सकता है कि आपके ये ओहदेदार हैं, या तो आप उन्हें डिसऑन करें या आप उन्हें ब्लॉक करें या आप उन्हें रीट्वीट करना बंद करें, आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी है, तो उनको दे शुड कम आउट क्लीन। तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर ये पाकिस्तान के बाहर से जिस किस्म की ये प्रोपेगेंडा होता है, तो उसको इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ के मतलब जो कवानीन हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ज़रूर कार्रवाई कर सकता है। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। एक और अहम केस की समाअत हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।
चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने ताहयात नाअहली से मुताल्लिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत की है और इस केस की समाअत करने वाले बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल थे। समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान ने अदालत को बताया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा लिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल आपका मौक़िफ़ क्या है, इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा क्योंकि यह वफाक का बनाया गया कानून है। इस दौरान मीर बादशाह कैसरानी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार के वकील साकिब जिलानी ने भी ताहयात नाअहली की मुखालफत कर दी और अदालत को बताया कि मैंने 2018 में उस वक्त दरख्वास्त दायर की थी जब 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला आया था। अब इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल हो चुका है। इसके बाद अब ताहयात नाअहली की हद तक इस्तदा की पैरवी नहीं कर रहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स क्या अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं या मुखालफत करते हैं। तो इस पर तमाम एडवोकेट जनरल्स ने अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हिमायत कर दी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आर्टिकल 62 और 63 में फ़र्क क्या है। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आर्टिकल 62 मेंबर्स की अहलियत जबकि 63 नाअहली से मुताल्लिक है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आर्टिकल 62 की वो ज़ेली शिक़ें मुश्किल पैदा करती हैं जो किरदार की अहलियत से मुताल्लिक हैं। किसी के किरदार का तयन कैसे किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि सपोर्टर्स कहेंगे कि आपका आला किरदार है, मुखालफीन कहेंगे कि बदतरीन किरदार है। इस्लामी मयार के मुताबिक तो कोई भी आला किरदार का मालिक नहीं ठहराया जा सकता। हम तो गुनहगार हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं बल्कि ये अदालत ने दी है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन एक्ट भी तो लागू हो चुका है और उसको चैलेंज भी नहीं किया गया है। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि सवाल यह है कि क्या ज़ेली आईनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से बदला जा सकता है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क देते हुए कहा आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मियाद का जिक्र नहीं है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि जब तक अदालती फैसला मौजूद है तब तक नाअहली ताहयात रहेगी। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में भी कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्या मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। अदालत किसी शख्स के खिलाफ डिक्लेरेशन कैसे दे सकती है। एक शख्स 20 साल बाद सुधर कर आलिम बन जाए तो क्या उसका किरदार अच्छा हो जाएगा। अगर पहले किसी ने मुल्क मुखालिफ तकरीर कर दी तो वो आज भी इंतखाबात नहीं लड़ सकता। इस दौरान चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क देते हुए कहा कि कोई शख्स तौबा करके आलिम या हाफिज बन जाए तो भी बुरे किरदार पर ताहयात नाअहल रहेगा। अच्छा किरदार क्या होता है। एक मुसलमान सादिक व अमीन के अल्फाज आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। अगर ये तमाम शराइत पहले होती तो कायद आज़म भी नाअहल हो जाते। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क देते हुए कहा कि एक शख्स को एक बार सज़ा मिल गई तो बात ख़त्म क्यों नहीं हो जाती। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सज़ा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात न लड़ सके। आइन में हर सज़ा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो गई। इसी दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने वकील मखदूम अली खान को रोस्ट्रम पर बुला लिया, जिन्होंने रोस्ट्रम पर आकर अदालत को बताया कि मैं मौजूदा केस में जहांगीर तरीन का वकील हूं। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपको अदालती मुआविन मुकर्रर करने का सोच रहे थे लेकिन आप पहले ही फरीक हैं। ये बताएं कि आर्टिकल 62 में ये शिके कब शामिल की गई। तो जहांगीर तरीन के वकील ने जवाब दिया कि आर्टिकल 62 1973 के आइन में सादा था। आर्टिकल 62 में इजाफी शिके 1985 के सदारती ऑर्डर से शामिल हुई। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए यानी जिया ने ये किरदार से मुताल्लिक शिके शामिल कराई थी। क्या जिया उल हक का अपना किरदार अच्छा था। सितम ज़रीफ़ी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले ने खुद आइन तोड़ा और फिर ये तरामीम की। क्या जजिस को घर भेजने वाला, आइन शिकनी करने वाला अच्छे किरदार का मालिक हो सकता है। क्या ज़िया उल हक को सब मुआफ़ है। मेरी राय में असल आइन और बात की तरामीम में तजाद हो तो असल पर इन्हिसार करना चाहिए। मैं मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हिसार करूँगा ना कि डिक्टेटर की। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक तरफ लिखा है कि झूठ बोल दिया तो पूरी उम्र के लिए नाअहल है, दूसरी जानिब कत्ल कर दिया, गद्दारी कर दी तो भी कुछ अरसे बाद वापस आ जाएगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत सिविल केसेस के माहिर हैं, उनसे राय लेते हैं। शहजाद शौकत साहिब, आप कानून की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत। जिस पर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने कहा कि मैं कानून की हिमायत करता हूं। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि वो कौन है जो कानून की मुखालफत कर रहा है, हम सुनना चाहते हैं। जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार उस्मान करीम रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने अदालत को बताया कि जब तक समीउल्लाह बलोच का फैसला मौजूद है कानून नहीं आ सकता। तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप ताहयात नाअहली के हक में हैं या मुखालफत में। तो वकील ने जवाब दिया कि मैं ताहयात नाअहली के तब तक हक में हूँ
जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने जहांगीर तरीन के वकील से सवाल किया कि आपके मौक्किल क्यों ना अहल हुए, क्या उनका कागजात नामजदगी में मिस डिक्लेरेशन का केस था? तो वकील ने जवाब दिया कि मेरे मौक्किल पर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को जाहिर ना करने का इल्जाम था। समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखने वाले जज बाद में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। समीउल्लाह केस का फैसला करने वाले जज का फैसल वाउडा केस में मौक़िफ़ बिल्कुल अलग था। समीउल्लाह बलोच केस के फैसले का इतलाक किया जाता तो फैसल वाउडा भी ताहयात नाअहल होते, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने नमाज दी है कि शुएब शाहीन कहाँ हैं। मुमकिन है वो इस कानून की मुखालफत और ताहयात नाअहली की हिमायत करें। हम मीडिया या सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस केस से ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। कोशिश होगी कि 4 जनवरी को केस की समाअत मुकम्मल करें। मुशावरत के बाद अदालती माविन भी मुकर्रर कर सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस की मज़ीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अहम बात यह है कि आज की ये पूरी समाअत लाइव टेलीकास्ट हुई है और ये एक तवील समाअत थी जिसमें अदालत ने ताहयात नाअहली से मुताल्लिक कानूनी और मंतकी तौर पर अहम सवालात उठाए थे। It's interesting what my lord has observed, because if a person is dishonest और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए और उसको सजा हो जाए तो फिर 2 साल काटने के बाद 5 साल बाद वापस आ जाएगा। मुकदमा ना हो और पता नहीं क्या हो और एक डिक्लेरेशन आ जाए तो then he's gone. If he has been convicted and goes to jail, so his sins are expiated, right, and he's okay. Yeah. Now, if he is, for instance, acquitted or is not even prosecuted, then he is lifetime banned. So I find it difficult that a court of law which has convicted a person, meaning your guilt was established 100%, you are banned for only 5 years, and if your guilt has not been established, because every criminal case has 2 components, conviction and sentence. That's right. You can be convicted and you can be sent on parole, or you can be convicted till the rising of the court, or whatever it is, or maybe not. Say for good conduct, we don't convict you this time, we don't sentence you this time, we just convict you. That's right. So that will be a lifetime ban, and the person will say, can you please send me to jail so I can contest elections again after 5 years? Yeah, sentence I would me rather to the rising of the court so I can just go back after 5 years. Not commonly known as one who violates Islamic injunctions. Yeah. So here it is, you may be in absolute violation of Islamic injunctions, But not commonly if it is not known. Yes. So, okay, so it's a very strange sort of wording. That's right. Then we go to E. He has adequate knowledge of Islamic teachings. Yeah. I don't know how many will pass muster in this courtroom. What level of Islamic teachings we are talking about. Right. And practices obligatory duties prescribed by Islam, as well as abstains from major sins. Okay, now we all pray for forgiveness of our sins. So we are all sinners in that way. He is sagacious, righteous, non-profligate, honest, and ameen. There being no declaration to the contrary by a court of law. Question of interpretation, because what's very interesting, speaking for myself, if you look at 63 G, H and I, Yes. I mean, most of the heinous crimes, especially against the integrity and sovereignty of the country, and that person can be allowed to contest election. Where there are punishments, he goes through punishments and comes out and contests election. What is a bit odd is that a civil declaration, which is just for some misdemeanor, like misconduct, which doesn't even carry a criminal punishment, Absolutely. that carries an absolute bar for the rest of the life. That seems to be a bit odd, because if you commit murder, you commit treason, you commit whatever, you can come back and contest election. But if you just forget to write something in the form, you would be out forever. जबकि आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए अदालत ने फैसल सिद्दीकी, उज़ैर करामत और रीमा उमर को अदालती माविन मुकर्रर कर दिया है। एक और अहम केस की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इंतखाबात में सिर्फ 1 महीना और 6 दिन बाकी रह गए हैं और अभी तक तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान का मामला उलझा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते पेशावर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले पर स्टे ऑर्डर जारी किया था, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी इस अपील पर डिवीजन बेंच बनाने और डिवीजन बेंच की समाअत तक पेशावर हाई कोर्ट के 26 दिसंबर के फैसले को वापस लेने की इस्तदा की, जबकि आज चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने भी इलेक्शन कमीशन की इस्तदा पर पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से स्टे जारी करने के फैसले पर सवाल उठाया।
सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की पेशावर हाईकोर्ट में दायर अपील की, जिस पर जस्टिस एजाज खान ने समाअत की। समाअत के आगाज में इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमद ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की हाईकोर्ट के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नोटिस जारी किया कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवालात उठाए गए। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी है। सिंगल बेंच ने इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौका इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में फरीक था, उसको नहीं सुना गया। वफाकी हुकूमत केस में फरीक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है, उसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। पेशावर हाईकोर्ट के एक रुकनी बेंच ने जो रिलीफ दिया वो पूरा फैसला है, इसके बाद कुछ नहीं बचा। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को सुना। एडिशनल एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल सूबाई और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। पीटीआई ने लाहौर हाईकोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की है। एक अदालत मुंतखब की तो फिर दूसरी में नहीं जा सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं। इस पर जस्टिस एजाज खान ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया कि एक हाई कोर्ट का हुक्म पूरे मुल्क के लिए होता है। अखबार में पढ़ा था, क्या ऐसा कोई हुक्म है भी? इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आरओ से मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया था। पहला पॉइंट यह है कि एकतरफा कार्रवाई के तहत फैसला मुअत्तल किया गया। दूसरा पॉइंट यह है कि इंटरिम रिलीफ और हतमी इस्तदा एक ही है। इस दौरान जस्टिस एजाज खान ने पूछा कि क्या इस केस में दरख्वास्त गुजार पार्टी से कोई मौजूद है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि हमें कोई नजर नहीं आ रहा है। ये खबर तो पूरा दिन न्यूज़ चैनल्स पर चली है। मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के वकला को यह पता नहीं होगा कि केस समाअत के लिए मुकर्रर है। हमारी इस्तदा है कि 26 दिसंबर का ऑर्डर वापस लिया जाए, डिवीजन बेंच कायम किया जाए ताकि केस की समाअत सही तरीके से हो सके। दोनों पार्टियों को सुनने के बाद फैसला किया जाए। समाअत के दौरान जस्टिस एजाज खान ने रिमार्क दिए कि इस केस में हम फैसला नहीं कर सकते। केस 9 जनवरी को डिवीजन बेंच के सामने लगा है। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मैं नहीं कह रहा कि कोई फैसला दिया जाए, सिर्फ मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए। फिर डिवीजन बेंच के सामने केस पर दलाइल देंगे। 9 जनवरी तक मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते। हम निगरां सूबाई हुकूमत हैं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं। हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें इस केस से अलग किया जाए। अगर हमें नोटिस जारी किया जाता है तो फिर अदालत की मुआवनत करेंगे। इस पर जस्टिस एजाज खान ने सवाल किया कि क्या वफाकी हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी हमारा भी यही मौक़िफ़ है। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए मजीद कहा कि आर्टिकल 199 के तहत हाईकोर्ट सिर्फ सूबे तक फैसला कर सकती है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए हुए हैं। आज की समाअत में पीटीआई की जानिब से वकला पेश नहीं हुए, लेकिन उनकी तरफ से इस्तदा की गई कि इस केस की समाअत मुलतवी की जाए, जिसके बाद अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। एक तरफ इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे चुका है और इस फैसले को दोबारा बहाल करने के लिए कोशिशें भी कर रहा है, तो वहीं चेयरमैन पीटीआई गौहर खान का भी दो टोक मौक़िफ़ है कि वो किसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम अंडर 18 और अंडर 19 के साथ भी लड़ेंगे। हम किसी सूरत बॉयकॉट नहीं करेंगे, वो हम बारहा कह चुके हैं। फील्ड हम उनको अकेले खेलने नहीं देंगे। हमारे अभी भी कैंडिडेट है, हाँ अंडर 18-19 टीम के साथ भी लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। जिस तरीके से एक बंदे को, एक लीडर को जो डिसक्वालीफाइड फॉर लाइफ था, उसको प्राइम मिनिस्टर फॉर लाइफ बनाया जा रहा है। हम उनका रास्ता इंशाल्लाह ताला रोकेंगे, आईन और कानून के मुताबिक उसका रास्ता रोकेंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के 26 दिसंबर के फैसले के अलावा पेशावर हाईकोर्ट के 27 दिसंबर के फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी आज समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के 25 दिसंबर को कोहाट के एक हल्के के आरओ को तब्दील करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी और इस्तदा की थी कि पेशावर हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी की तकमील में मुदाखलत कर रहा है। आज इलेक्शन कमीशन की इस अपील पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कादी फईसा ने समाअत की। समाअत के आगाज़ में इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस्तदा की कि सिंगल बेंच ने 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को नोटिस किए बगैर आरओ को मुअत्तल कर दिया। कोहाट के रिटर्निंग अफसर ने तिब्बी वजूहात पर खुद रुख्सत मांगी थी। पेशावर हाईकोर्ट ने अपने हुक्म में नए आरओ के खिलाफ कुछ तहरीर नहीं किया। इस पर जस्टिस कादी फईसा ने इस केस में शिकायत गुजार सिकंदर हयात से पूछा कि आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं। लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाईकोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी। हम आपको जुर्माना क्यों ना करें कि नोटिस किए बगैर ही तकर्री कैंसिल कर दी। पेशावर हाईकोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। ये हाईकोर्ट से किस किस्म के ऑर्डर जारी हो रहे हैं। इस दौरान शिकायत गुजार सिकंदर हयात खान ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि रिटर्निंग अफसर ने मेरी स्क्रूटी नहीं की। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि 27 दिसंबर की शाम पेशावर हाईकोर्ट ने हुक्म जारी किया, जिससे स्क्रूटनी का अमल रुक गया। 31 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जमा हुए थे। इस पर जस्टिस कादी फईसा ने कहा कि अभी ऑर्डर कर देते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर से स्क्रूटनी जारी रखें। समाअत के दौरान जस्टिस कादी फईसा ने रिमार्क दिए कि आप लोग चाहते हैं कि इंतखाबात रुक जाएं, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार कर कह रहे हैं कि स्क्रूटनी नहीं हुई। आज की समाअत में अदालत ने इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मंजूर करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने
काबिल वजाहत वजूहात की बिना पर PK91 से RO तब्दील किया। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी या गैर आईनी इकदाम नहीं उठाया। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर स्क्रूटनी का अमल शुरू करे। दूसरी जानिब आज इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में गैर शरई निकाह के केस की समाअत भी हुई, जहां आज समाअत के दौरान केस के तमाम फरीकैन के साथ इस केस से मुताल्लिक तमाम दस्तावेज़ात शेयर की गई। और अब इस केस की 10 जनवरी को होने वाली अगली समाअत में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।